देवी का रूप देवों का मान है बेटियां। देवी का रूप देवों का मान है बेटियां। घर को जो रोशन करे वो चिराग होती हैं बेटियां। माँ की छाव और पिता का अभिमान होती हैं बेटियां। हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना ठाकुर आज आपके लिए लेकर आई हूँ सच्ची घटना पर आधारित कर्नाटक की जगह एक बेंगलुरु में 10:30 पर 10:30 पर और ये कर्नाटक की सच्ची घटना है। अ, एक घर से बहुत तेज़ धुआं निकल रहा था और वहाँ पर जो कुछ लोग थे वो जब देखते हैं 10:30 बजे की बात थी। कुछ लोग सोकर उठे थे, कुछ अपना मतलब घर से निकले थे और कुछ घूमकर आ रहे थे। एक घर से इतना भयानक धुआं निकलता है कि लोग दौड़कर उसके घर पर जाते हैं और फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन करते हैं और फायर ब्रिगेड के बाद में फिर वो पुलिस को भी फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे आग लग गई है। आग लगने पर जब पुलिस वाले और सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि एक लड़की है 14 से 15 साल की, उसके भी दोनों हाथ जल चुके हैं और एक लड़का था वहाँ पर लगभग 17-18 साल का नहीं 21 साल का लड़का होता है, जिसके हाथ भी जल रहे थे। पुलिस वालों से जब बेटी से पूछताछ की जाती है तो बेटी कहती है कि पता नहीं, मैं तो सोकर उठी थी और जब मैंने चीखने की आवाज़ सुनी पापा की तो मैं भागकर आई और मैंने देखा कि बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग रही है और देखिए मेरे भी हाथ झुलस रहे हैं और वो चीखती है पापा पापा करके। बहुत बुरी तरह से वो बेटी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और पुलिस वाले भी ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं, लोग बाग मोहल्ले वाले भी सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़की तो है, चलो ठीक है, लेकिन ये लड़का कहाँ से आया? भाई 21 साल का जो ये लड़का है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लड़का जो होता है वो लड़की पढ़ रही थी 10th क्लास में और लड़का बीकॉम कर रहा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि ये कहाँ से आया? तो वो कहती है कि जब आग लगी थी, जब थोड़ी-थोड़ी आग लगी थी तो मैंने इसको फ़ोन करके बुलाया था और मैंने इधर-उधर भी खूब चीखी, खूब चिल्लाई, खूब शोर मचाया लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। जब ये धुआँ घर से निकल रहा था, तब लोगों ने आकर यहाँ पर मेरे पिताजी को देखा। तो जैसे ही फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो उससे आग को बुझाई जाती है क्योंकि मकान जो था वो जड़ सड़क के किनारे पर था। तो फायर ब्रिगेड आती है और आने के बाद में फिर उसे पानी डालकर बुझा देती है। आग को बुझाने के बाद जब देखा जाता है तो पिता पूरी तरह से जल चुके थे और उनमें बहुत ज़्यादा देखकर भी इतना अंदर से दर्द आ रहा था कि एक इंसान शॉर्ट सर्किट से जल गया। और वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, "मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो।" हाथ जल गए थे, लड़की का चेहरा पीला पड़ गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड बहुत मुश्किल से अ, उसको बचा मतलब उठाती है और उठाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि थी तो 14-15 साल की बच्ची लेकिन दिमाग बहुत शातिर होता है उसका। जो लड़की के पिता थे वो एक कपड़ा व्यापारी थे और उनके 2 बच्चे थे, 1 बेटा और 1 बेटी। जिस दिन ये हादसा हुआ है उसी उसके एक रात पहले यानी कि एक शाम पहले ही पिता अपनी पत्नी और बेटे को ट्रेन में बिठाकर आए थे। उन्होंने अपनी बीवी बच्चे से बोला था कि तुम फैमिली फंक्शन था, शादी थी घर में, कि तुम वहाँ पर चली जाओ और मैं और मेरी बेटी बाद में आ जाएँगे। तो इसके बाद में फिर वो वहाँ से जब मम्मी और बेटा तो चले जाते हैं, पिता और बेटी घर में अकेले रह जाते हैं। और इसके बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले पुलिस पूछताछ करती है तो वो कहती है कि पापा को मैंने खाना रात खिलाया था और दूध भी दिया था और जब मैं उठी थी तब तक आग लग चुकी थी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो सिर्फ बाथरूम में ही क्यों हुआ? शॉर्ट सर्किट का असर किसी कमरे में, किसी लॉबी में या किसी और जगह भी तो होना चाहिए था, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट सिर्फ बाथरूम में ही हुआ है। और दूसरा शक पुलिस का जाता है कि चलो शॉर्ट सर्किट हुआ ठीक है, लेकिन ये 19 साल का जो लड़का है, 19 से 20 साल का लड़का, ये यहाँ पर एकदम आ जाता है जबकि ये मोहल्ले के लोगों को मदद के लिए नहीं बुलाती है, लेकिन लड़का यहाँ पर कैसे पहुँच जाता है। उनका दिमाग मतलब सनक रहा था। इसी बीच 2 दिन के बाद में ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। आने के बाद रिपोर्ट में पता चलता है कि लगभग 27 बार उस इंसान पर चाकुओं से वार किया गया था, 27 बार और गले को भी रेता गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस का जो शक था वो सच्चाई में बदल जाता है। कहते हैं ना, पिता का अभिमान होती हैं बेटियाँ, लेकिन ये बेटी
बेटी नहीं, एक शैतान बेटी बन के नाम से अब जानी जाती है। जब पूरी तरह से शिकंजा कस जाता है, लड़की के पास कोई सबूत नहीं बचता, किसी तरह के रास्ते नहीं बचते हैं, तो उसे लड़की को वहाँ से ले जाया जाता है, क्योंकि वो लड़की नाबालिग होती है और लड़का भी 19 साल का, 19 से 21 साल के बीच में होता है। इसके बाद 27 बार चाकुओं के उस पे निशान लगे थे और जो पिता का नाम था वो जय कुमार था। जय कुमार जो थे वो सो रहे थे और दीवार पर जो खून के छींटे डले, उन छींटों को भी काफ़ी पोंछने की कोशिश की गई थी। और लड़की 10th में पढ़ रही थी और लड़का बीकॉम में पढ़ रहा था। पता चलता है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी। उनके फ्रेंड सर्कल से इधर-उधर से कॉलेज में जाकर पता लगाया जाता है, तो बताया जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और इसके बाद लड़की को जब अरेस्ट कर लिया जाता है, तो तब उससे पूरी जानकारी ली जाती है, तो वो लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है कि पिता ने मेरे साथ में क्या-क्या किया। लड़की कहती है कि लड़की कहती है मैंने पिताजी से पढ़ने के लिए फ़ोन लिया था और फ़ोन पर ही मेरा जो ये फ्रेंड है इससे मेरी बातचीत होने लगी। लड़के का नाम हम नहीं लेंगे। तो वो कहती है कि इससे मेरी बातचीत होने लगी और हम दोनों का जो रिलेशन था वो काफ़ी गहरा हो चुका था और मैं इस लड़के के बिना नहीं रह सकती थी। इस बात का पता मेरे पिता को चल जाता है और जो मेरे पिता होते हैं वो मेरा फ़ोन भी छीन लेते हैं। लड़का जो था वो बहुत ही गरीब परिवार से था, उसके घर में खाने का गुज़ारा भी ठीक तरह से नहीं होता था, जैसा कि बताया जा रहा है। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा भी हुआ है। तो पुलिस से जब पूछताछ कर रही थी उस लड़की से, तो वो लड़की फिर कहती है कि ये लड़का मेरे लिए फिर से एक फ़ोन लाकर दे देता है और उस फ़ोन को लेकर फिर से मैं लड़के से बात करती हूँ। लेकिन पिता जब कपड़े के व्यापारी थे, देर-सवेर घर में आते-जाते थे, तो वो देखते हैं कि एक दिन लड़की फिर से 1 बजे के आस-पास फ़ोन पर बात कर रही है, तो वो ये सोचते हैं कि जब मैंने फ़ोन छीन लिया तो इसके पास फ़ोन कहाँ से आया? तो पिता जो है उसके पीछे-पीछे जब जहाँ पर वो बात कर रही थी, चुपचाप दबे पैर जाते हैं और वो दूसरा फ़ोन भी उस लड़की से छीन लेते हैं। तो लड़की कहती है मुझे इतना गुस्सा था अपने पिताजी पर कि पूछो मत, कि जब उस लड़के के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती थी, तो मेरा फ़ोन पिताजी ने दोबारा पापा ने छीन लिया और इस बात का गुस्सा मुझे बहुत था। तब मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि जो मेरा ये फ्रेंड है जो बीकॉम में पढ़ता है, मैंने इससे कहा कि पापा को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगर इन्हें रास्ते से हमने नहीं हटाया, तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएँगे। देखिए कितना शातिर दिमाग है इस बच्ची का। पिता को हटाने की तो सोची, लेकिन समाधान और कुछ नहीं ढूँढा। हो हो जाता है ऐसा कई बार कि माता-पिता बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं ब बच्चों के इस व्यवहार से। लेकिन एक चीज़ और भी है कि 14-15 साल की लड़की ने ज़िंदगी में देखा ही क्या था? उसे ज़िंदगी की क्या परख थी? उसे क्या पता था? जबकि उस लड़के के घर में नहाने-खाने के लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स थीं। ऐसी ज़िंदगी कब तक चलती? सिर्फ़ एक उसका बचपना था, एक उसकी लेकिन बचपने दिमाग में एक शातिर दिमाग बैठा हुआ था। फिर वो लड़के से कहती है कि मेरी मम्मी और मेरा भाई कि जाना तो हम सबको है लेकिन मैं नहीं जाऊँगी और मम्मी और भाई को मैं भेज देती हूँ और पापा के साथ में मैं चली जाऊँगी बाद में। ऐसा उसने प्रोग्राम बनाती है। तो लगभग रात के 1 बजे वो लड़के को फ़ोन करती है और 1 बजकर 7 मिनट पर कॉल करती है, तो लेकिन लड़का तब तक नहीं आता। 2 बजकर 27 मिनट पर फिर वो कॉल करती है। लड़का तब भी नहीं आता है और 3 बजकर 55 मिनट पर फिर लड़का वहाँ पर घर पर आ जाता है। देखिए लड़का हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि मुझे मर्डर नहीं करना है, लेकिन लड़की 1 बज के 7 मिनट पर कॉल करती है, 2 बजकर 27 मिनट पर कॉल करती है और 3 बजकर 55 मिनट पर वो लड़का पेट्रोल लेकर उसमें आ जाता है। कैन में पेट्रोल लेकर आ जाता है, वो 5 लीटर की कैन होती है। आने के बाद में पिताजी सोए हुए थे, पिता को कुछ नहीं पता था। लेकिन लड़की ने क्या किया था, जब खाना खाया था पिता ने, तो दूध में नींद की गोलियाँ डालकर अपने पिता को दे दी थीं। तो पिता की फिर वो छाती पर बैठ जाती है और बैठने के बाद में अपने पिता को थप्पड़ों से पीटती है। क्योंकि पिता को इतनी नींद की गोलियाँ दे दी थीं कि उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ में हो क्या रहा है। और फिर चाकू लेकर आती है और चाकू से 27 बार अपने पिता के सीने पर वो लड़की वार करती है। 27 बार वार करने के बाद में जब उसका मन नहीं भरता, तो फिर वो लड़के से कहती है कि मेरे पिता का गला रेत दो और लड़के से पिता का गला रेतने को कहती है और तब भी उन दोनों का मन नहीं भरता कि अब हम दोनों कैसे बचेंगे। तब वो शैतान लड़की कहती है
कि अब पिताजी को बाथरूम में डाल लेकर चलो। टोटली प्लान जो था ये उस 14-15 साल की लड़की का ही था। फिर वो पिता को बाथरूम में लेकर दोनों घसीट कर ले जाते हैं, खून के छींटे साफ करते हैं और इस वाक़या को करते-करते उन्हें सुबह के 10 बज के आस-पास का समय हो जाता है और लगभग 10 बजे फिर वो पेट्रोल छिड़क कर अपने जो खून था उसे भी वो धो देते हैं, सफाई कर देते हैं पूरे मकान की। करने के बाद में फिर पेट्रोल छिड़क कर वो अपने पिता में लड़के से आग लगाने के लिए कहती है। क्योंकि जो पेट्रोल होता है, क्योंकि उन दोनों के हाथ भी भीगे हुए थे, उन्होंने एक-एक कोने में पेट्रोल डाला था, तो जब वो पिता में आग लगाई थी, तो उसी तरह से एकदम से जो आग की लपटें थी, वो दोनों के हाथ पर भी आ गई थी, तो उन दोनों के हाथ इसलिए झुलस गए थे। और इस केस के बाद में फिर उस लड़के को कुछ दिन के बाद उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, तो लड़के को बरी कर दिया जाता है। इसलिए इस कहानी में लड़के का नाम नहीं बताया गया है। और जो ये लड़की होती है अभी भी ये जेल में ही है, लेकिन इसकी जो माँ है उन्होंने जो कोर्ट का फ़ैसला आया है, तो माँ ने कहा है कि मैं कोर्ट के फ़ैसले पर ही राज़ी हूँ। मेरी लड़की ने गलती तो की है और बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि लड़के को बरी कर दिया जाता है और लड़की को सुनने में आ रहा है कि लगभग 2, 4, 6 महीने बाद वो भी रिहा हो जाएगी। तो बच्चे कब किस कदम को उठा जाएँ, ये पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते। जिन बच्चों को इतने नाज़ों से पाला-पनासा बड़ा किया और उस बेटी ने ही इतना शैतानी रूप ले लिया। तो कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ़ इतना है सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सचेत रहिए। कहानी अगर मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।